कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी बच्चे मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ईशान गुप्ता है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और ये वीडियो खास तौर से मेरे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पढ़ाता हूँ। आज का ये वीडियो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के ऊपर है, जहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैंने पुराने चैप्टर्स के भी आपके लिंक से डाल रखे हैं, मैंने यूट्यूब पे उनको भी अपलोड कर रखा है, रिविजनरी लेक्चर्स को। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके देखिए। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है इकोनॉमिक्स की, बीसीके की, आप उनको भी जाके टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट और उसका लेक्चर नंबर 2.1। ये चैप्टर देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत नंबर कैरी करता है और इस चैप्टर के अंदर मेनली मैंने इन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है। जो मेजर टॉपिक्स हैं ना, उनके अंदर मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिख दी है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर से कंपोनेंट्स, और आज का ये जो पहला वीडियो है हम कंपोनेंट्स से ही शुरुआत करने जा रहे हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल चाहिए। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी नीचे लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे मैंने एक लिंक अटैच कर रखा है। वहाँ से आप बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चैप्टर नंबर 2 को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ साथ स्टडी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ रिविजन लेक्चर्स हैं। प्रॉपर लेक्चर स्टडी करने के लिए आप क्लासेस में भी आ सकते हैं। अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंपोनेंट्स का टॉपिक, और इसके पेज नंबर 2.11 पे आ जाऊंगा मैं। एक एक करके स्टडी करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसके इन्वायरमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के अंदर अगर देखा जाए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे कंज्यूमर्स बहुत हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर, कहीं ना कहीं लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, जिसके चक्कर में बाहर के लोग इंडिया में आके बिजनेस कम करना चाहते हैं। तो किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फिर इस्टेब्लिश करने के लिए अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट से मेरा मतलब है कि जिस जगह पे आसपास के फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बिजनेस को, उनको ध्यान में रखना चाहिए। या फिर आप ऐसे सोचिए कि आपको अगर अपना नया बिजनेस को स्टार्ट करना होगा, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखते, कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते, क्यों बिजनेस स्टार्ट करते, इन सब क्वेश्चंस को बिजनेस इन्वायरमेंट ही बताता है। बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर मैं ब्रॉडली देखूँ तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। ध्यान रखिएगा, मैं कंपोनेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। कंपोनेंट्स है पेज नंबर 2.11। बिजनेस इन्वायरमेंट के दो मेजर कंपोनेंट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट यूजुअली वो होता है जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है तो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसको बोलेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट। और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के आसपास का एक्सटर्नल बाहर का इन्वायरमेंट होगा उसको मैक्रो इन्वायरमेंट बोलेंगे, बड़े लेवल पे इन्वायरमेंट। ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले की बात कर रहे हैं। होता क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट्स की वजह से स्ट्रेंथ और वीकनेस जनरेट होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एप्पल कंपनी की, तो एप्पल कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ये है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा है, R&D सारी खुद ही करते हैं, तो ये उसका स्ट्रेंथ है। जापानीज कंपनीज का स्ट्रेंथ क्या है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, तो ये उनका स्ट्रेंथ है। इनका वीकनेस क्या हो जाता है कि ये सारा काम खुद नहीं करते, कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से अपनी टेक्नोलॉजी रिसर्च को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना पड़ता है। तो ऐसा कह सकते हैं ये एक वीकनेस की तरह भी एक्ट करता है। या फिर जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं नोकिया कंपनी का। पहले नोकिया बहुत फेमस होता था, उसका स्ट्रेंथ क्या था कि जो वो फ़ोन बनाता था बहुत बढ़िया तरीके से बनाता था, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वीकनेस क्या थी कि वो फर्दर ग्रो करने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। फर्दर ग्रो से मेरा मतलब नए नए मॉडल्स लाने की तरफ, जिसके चक्कर में वो कंपनी कहीं ना कहीं डूबने की तादाद पे पहुंच गई थी। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये उसका प्लस पॉइंट, ये उसका माइनस पॉइंट। और जब आसपास की इन्वायरमेंट आपको कुछ अच्छा बेनिफिट देती है तो अपॉर्चुनिटी होता है और एक थ्रेट होता है। अपॉर्चुनिटी कैसे, जैसे आज के टाइम पे
कोई भी सामान गुड्स आपको खरीदने होते हैं तो ज़्यादातर आप ऑनलाइन सिस्टम पे जाते हैं। 20 साल 25 साल पहले चले जाएंगे ना तो ज़्यादातर ऐसी मार्केट्स होती थी जहाँ पे आप चीज़ें जाके खरीदते थे। जैसे दिल्ली के अंदर सबसे फेमस मार्केट्स हैं, ओल्ड दिल्ली के अंदर चांदनी चौक, लाजपत नगर है दिल्ली के अंदर। ये सब ऐसी मार्केट्स है जहाँ पे लोग जाके चीज़ें पहले खरीदते थे। ट्रेडिशनल दुकान रखी हुई है, वहाँ पे लोग बेच रहे हैं सामान और लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। बट आज के टाइम पे एक इन्वायरमेंट, आसपास के मैक्रो इन्वायरमेंट में चेंज आया कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या आई? उन नई जनरेशन के लिए जो ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। बट एक थ्रेट किसके लिए बनी? उन लोगों के लिए जिन्होंने दुकान लेके रखी हुई है, उनके लिए थ्रेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो पुराने तरीके से काम करना जानते हैं। ई कॉमर्स का अगर वो शिफ्ट नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो मैक्रो एनवायरनमेंट के चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, कहीं पे थ्रेट। एक और एग्जांपल अगर हमारे प्रोफेशन से लें तो पहले सर्विस टैक्स होता था, अब सर्विस टैक्स चेंज हो गया, जीएसटी हो गया। तो जीएसटी के आने से अपॉर्चुनिटी भी आई, बट जिनको सर्विस टैक्स आता था उनके लिए थ्रेट भी था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं पेज नंबर 2.11 के ऊपर, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले तो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, उसको आप सिंपली रीड कर लेंगे। पेज नंबर 2.12 पे जाएंगे, वहां पे 4 बॉक्स बने हुए हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इनको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, चारों के चारों बॉक्सेस को मार्क करिए इंपॉर्टेंट। इसको हम स्वॉट एनालिसिस भी बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्वॉट एनालिसिस, जो पेज नंबर 2.13 पे लिखा हुआ है, स्वॉट एनालिसिस, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो एंड मैक्रो, टॉपिक नंबर 2.11, पेज नंबर 2.13। इन्वायरमेंट की बात हो रही है, माइक्रो मैक्रो में डिवाइडेड है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब माइक्रो इन्वायरमेंट के ना कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखा है, और मैक्रो इन्वायरमेंट के ये सारे कंपोनेंट्स जिसको मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखा है। एक एक करके स्टडी करते हैं। अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 2.14 के ऊपर। यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक डाउन कर रखा है, माइक्रो, मैक्रो। एक माइक्रो को हम कह सकते हैं ये छोटा होता है, और मैक्रो बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करता है, ये कम चीज़ें कवर करता है। एलिमेंट्स एक एक करके एक्सप्लेन कर रखे हैं, पेज नंबर 2.15। जैसे माइक्रो के अंदर कस्टमर्स के बारे में लिखा हुआ है। आपको देखना है कि आपके कस्टमर्स कौन है, क्या उनका एज है, क्या उनका जेंडर है। इस तरीके से आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को सीए पढ़ना है तो ऑब्वियसली बात मैं देखूंगा ना कि कस्टमर कौन है, कौन होंगे कस्टमर, जो यंग स्टूडेंट्स होंगे। ऐसा तो नहीं करूंगा कि मैं 50 साल के लोगों को टारगेट करूंगा, वो तो सीए नहीं करेंगे। कौन सीए करेंगे? जो जस्ट 12 से बाहर निकलेंगे। तो उस तरीके का टारगेट कस्टमर्स, आपके कस्टमर्स कौन है, कंज्यूमर्स कौन है, इन चीज़ों की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है, इनके रिगार्डिंग हम छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे। अगर डिस्कशन आपको समझ में आ जाए वेरी गुड, साथ ही साथ आप बाकी चीज़ों को रीड भी कर लेंगे। जैसे पेज नंबर 2.16 पे लिखा हुआ है, हु आर दी कस्टमर्स, व्हाट बेनिफिट्स आर दे लुकिंग फॉर, व्हाट आर देयर बाइंग पैटर्न्स। ये सब चीज़ों को स्टडी करेंगे हम माइक्रो एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर्स। आपके जैसे मैं मान लो सी की कोचिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मेरे कंपटीशन में कौन कौन है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उनको कैसे कम्पीट कर सकता हूँ, उनसे बेटर सर्विस कैसे दे सकता हूँ। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में हम ये भी देखते हैं कि हमारा कंपटीशन किस तरीके का है। ऑर्गेनाइजेशन, आप साथ ही साथ कॉम्पिटिटर्स को भी रीड कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एम्प्लॉइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनर्स, ये किस तरीके के हैं किसी कंपनी के, ये तो आपको पता ही होगा। काम करने वाले एम्प्लॉइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग जो मेन डिसीजन लेते हैं, और ओनर्स कौन, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। इस तरीके से ये एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसे है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग एक के पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टेबल है या नहीं है, इस तरीके से। मार्केट की अगर बात करें तो आप कैसे मार्केट में फंक्शन कर रहे हैं, क्या वो प्राइस इलास्टिक है यानी कि सेंसिटिव है या नहीं। मतलब अगर हल्का सा भी प्राइस में आप चेंज करते हैं तो कस्टमर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है या नहीं है, अगर है तो कैसे करेंगे, नहीं है तो कैसे करेंगे। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि न्यू राइजिंग मार्केट है या फिर सैचुरेटेड मार्केट है, किस तरीके की मार्केट फ्यूचर की होगी। इन सब चीज़ों को हम इस वाले फैक्टर में देखते हैं। फिर सप्लायर्स का मतलब क्या होता है,
वो लोग जो आपको सामान दे रहे हैं क्या वो प्रॉपरली दे पा रहे हैं, आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को हम कहाँ पे देखते हैं, सप्लायर्स के अंदर। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल आप पिक कर सकते हैं आउटसोर्सिंग का। आज के टाइम पे मेन काम क्या हो गया है, जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया, कभी भी आप एप्पल के फ़ोन में पीछे देखना, वहाँ पे लिखा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेड इन यूएसए कैलिफोर्निया, जबकि असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डन इन चाइना। तो आज के टाइम पे आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा सप्लायर का एग्जाम्पल हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ज़्यादातर काम आउटसोर्स कर देती है, जो अननेसेसरी काम होता है। मेन काम जो होता है वो अपने पास ही रखती है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो इस तरीके से आप उसको रीड कर सकते हैं। और ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट से डिस्कशन किए। अब फटाफट से आ जाते हैं मैक्रो पे। अगर अभी तक आपने कुछ भी रीड नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और 1 मिनट लगा के इन सबको रीड कर लीजिए। अगर आप एक बार रीड भी कर लेंगे ना, आपको पॉइंट बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगे। कुछ भी ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, बस ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाने चाहिए। कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप फेसबुक पे भी मुझे बता सकते हैं कि सर ये डाउट्स आ रहे हैं, इसको क्लियर करके दीजिए, मैं ज़रूर क्लियर करके दूंगा आपको। फिलहाल के लिए आ जाते हैं एलिमेंट्स मैक्रो के। मैक्रो के एलिमेंट्स अगर आप देखें तो मैंने ऐसे डिवाइड कर रखे हैं, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल। तो एक एक करके पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ। डेमोग्राफिक, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या वर्ल्ड के अंदर सारी इकोनॉमी, सारे लोग इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है इंडिया की, जिस चक्कर में सभी लोग चाहते हैं कि इंडिया में आके काम की जाए। सेकेंड फैक्टर ये है कि इंडिया का डेमोग्राफिक ये भी बताता है कि पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट होने के बावजूद यंगेस्ट पॉपुलेशन भी इंडिया की है। डेमोग्राफिक ये भी बताता है कि इंडिया के अंदर वेल इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग इंडिया काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाता है, बोथ एज अ प्रोड्यूसर भी और एज अ कंज्यूमर भी। साथ ही साथ डेमोग्राफिक, जैसे मान लीजिए अगर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग या फिर कहीं पे काम शुरू करना है तो मैं ये देखूंगा कि उस कंट्री के अंदर लोग किस तरीके के रहते हैं, उसी अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट भी बनाऊंगा। जैसे अगर एक एरिया के अंदर बूढ़े लोग, ओल्ड लोग रहते हैं तो मैं उसी तरीके के प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेचूंगा। अगर वहाँ पे यंग पॉपुलेशन रहती है तो मैं वहाँ पे उस तरीके के प्रोडक्ट बेचूंगा। तो डेमोग्राफिक स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। ये जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, इसको हम पेस्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जिसके बारे में मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, तो पेस्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो डेमोग्राफिक होपफुली आपको समझ में आ गया हो। इसको आप सिंपली बुक से रीड करेंगे, वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे पॉपुलेशन साइज, फिर जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक मिक्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इनको सिंपली रीड कर लेंगे। तो डेमोग्राफिक कंडीशन की वजह से भी आपको डेमोग्राफिक्स भी स्टडी करने चाहिए बिफोर सेटिंग अप अ बिजनेस, या फिर कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले डेमोग्राफिक्स का ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक। ना ही केवल इंडिया की पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट है, बट इंडिया का जीडीपी यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन भी वर्ल्ड के टॉप 10 में आता है। गुड्स एंड सर्विसेज इतने ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में कि पूछिए मत। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है सर्विस सेक्टर। जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग का काम बहुत ज़्यादा आता है। बड़ी बड़ी कंपनीज ना आउटसोर्सिंग का, सर्विस का काम इंडिया को आउटसोर्स करती है, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के तौर पर। यहाँ पे क्या होता है कि यूएसए के अंदर कोई कंपनी है, इसने कस्टमर सर्विस का काम इंडिया को आउटसोर्स कर दिया। तो जब भी कोई यूएसए का कस्टमर कॉल करेगा ना, उसका कॉल यूएसए में नहीं इंडिया में लगेगा और इंडियन उसको आंसर करेगा और उसके कॉल्स सॉर्ट आउट करेगा। ऐसा लोग क्यों करते हैं आउटसोर्सिंग का काम? क्योंकि उनको उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। अगर वही चीज़ के आपको यूएसए में डॉलर्स पे करने पड़ेंगे तो इंडिया में उसके रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, कंपेयर टू यूएसए बहुत ही कम है। इसकी वजह से उनको फ़ायदा होता है। इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे अगेन जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड के सभी लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जिसकी वजह से इंडिया ग्रो हो रहा है। तो ये सारी कंडीशंस भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस वजह से भी देखा जा रहा है कि बाहर की कंट्रीज
कि इन्वेस्टर्स जो हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इसको आप पेज नंबर 2.2 बाद में रीड कर सकते हैं, इसको आप पेज नंबर 2.19 पे रीड कर सकते हैं। अब मैं आज आ गया हूं पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट के ऊपर, पेज नंबर 2.22, पेज नंबर 2.22। पॉलिटिकल लीगल, जैसा कि आपको पता होगा कुछ टाइम से इंडिया के अंदर सेंट्रल यानी कि यूनियन गवर्नमेंट एक मेजर पार्टी आ रही है बीजेपी, जिसके चक्कर में देखा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड लोगों को यह लग रहा है कि इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी किसी और पार्टीज पे डिपेंडेंट है और अनस्टेबल गवर्नमेंट बन रखी है। बीजेपी कहीं ना कहीं सिंगल पार्टी सेंट्रल लेवल पे आ रही है, जिसके चक्कर में एक स्टेबल गवर्नमेंट बन पा रही है और उनकी पॉलिटिकल जो इमेज है वो भी स्टेबल दिखाई दे रही है और वर्ल्ड के अंदर इंडिया का भी नाम उस तरीके से रोशन कर रही है वो। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशंस इंडिया के अंदर पहले से बेटर हुई है। मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसके चक्कर में बाहर के लोग बड़ी तेजी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं इंडिया में। सैमसंग, एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है इंडिया के अंदर, उसकी इन्वेस्टमेंट चल रही है आज के टाइम पे। तो मेक इन इंडिया इस चक्कर में भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट बाहर के लोगों को बुला रही है कि इंडिया में इन्वेस्ट करें। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से ये भी पता लगता है कि जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग भी थोड़ी बेटर हुई है एज कम्पेयर टू पहले जो थी। बट इंडिया के अंदर लीगल फ्रेमवर्क थोड़ा सा वीक है। लीगल फ्रेमवर्क से मतलब कोर्ट जो जुडिशियल सिस्टम है थोड़ा सा वीक है। किसी भी चीज़ का जजमेंट लेने में आपको कई साल निकल सकते हैं, जिसके चक्कर में आपका डिले हो सकता है सब कुछ। तो ऐसी चीज़ों को भी देखना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं कोई कंपनी होता तो मेरे को यूएसए या इंडिया में से एक चीज़ पिक करनी होती, तो इस पॉइंट पे आके, लीगल पॉइंट पे आके मैं यूएसए को प्रेफर करता रादर देन इंडिया। क्यों? क्योंकि यूएसए में जस्टिस या लीगल सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो ये सारे पॉइंट्स भी कवर होते हैं, जिनको आप पेज नंबर 2.22 पे रीड कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चरल, पेज नंबर 2.22। सोशियो कल्चरल का मतलब वहाँ के लोग किस तरीके का कल्चर फॉलो करते हैं, उनके ऐसा कह लीजिए वहाँ पे किस तरीके का उनके रिलीजियस बिलीव्स है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल पिक करें मैकडॉनल्ड्स का। वर्ल्ड वाइड अगर आप मैकडॉनल्ड्स की चेन देखेंगे, एक बहुत बड़ी चेन है। वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर मैकडॉनल्ड्स, केएफसी ये नॉनवेज ही बनाते हैं। नॉनवेज बर्गर्स हो गए, या केएफसी का तो खैर नाम ही है केंटकीज फ्राइड चिकन, तो वो तो नॉनवेज करता है, बनाता है। इंडिया में आने से पहले इन्होंने इंडियन मार्केट को स्टडी किया इस ग्राउंड के ऊपर, और इन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर नॉनवेज और वेज दोनों के लोग रहते हैं। मतलब वेजिटेरियन भी बहुत सारे हैं, और वेजिटेरियन की मार्केट इंडिया में इग्नोर नहीं की जा सकती। इन्होंने बड़ी ही होशियारी के साथ अपने जो भी इन्होंने मेन्यू बनाना था ना, नॉनवेज के साथ साथ इन्होंने वेज भी इंट्रोड्यूस किया। स्पेशली क्यों? क्योंकि इंडिया का सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट इस तरीके का था कि उनको ये इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ये भी बहुत मेजर इम्पैक्ट रखता है कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके का रिलीजियस बिलीव्स है। एक और एग्जाम्पल पिक करें तो इंडिया के अंदर दिवाली बहुत मेजर फेस्टिवल होता है, बट वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्रिसमस बहुत मेजर फेस्टिवल होता है, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यहाँ पे, इसको आप रीड कर सकते हैं पेज नंबर 2.22 के ऊपर। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल, पेज नंबर 2.23। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, काम करने का तरीका डिफरेंट होते जा रहा है। जैसे पहले एक ऐसी थॉट थी कि सारा काम किसी को करना है तो वो एक ही जगह पे होगा, बट जैसा मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ आउटसोर्सिंग का, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कहीं अमेरिका का बंदा, अमेरिका का बिजनेस इंडिया को वो काम आउटसोर्स कर रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी ऐसी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी वैसे वैसे काम करने का तरीका भी चेंज होगा,
ये आपका पेज नंबर 2.23 पे लिखा हुआ है, इसको आप सिंपली रीड कर लीजिए। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और उसको फटाफट से रीड करिए। और ये लास्ट पॉइंट आता है पेज नंबर 2.24, पेज नंबर 2.24 कि ग्लोबल इन्वायरमेंट, ग्लोबल फैक्टर का भी क्या इंडिया या क्या बिजनेस पे इम्पैक्ट रहता है। जैसे आज के टाइम पे आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, बहुत मेजर इवेंट है इकोनॉमिकली। क्यों? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पूरी की पूरी डाउन होनी चली जा रही है। डाउन होने के चक्कर में एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड रुक गया है। एक्सपोर्ट क्यों रुक गया? क्योंकि किसी की डिमांड ही नहीं है, लोग ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं इधर उधर। जब ट्रैवल नहीं करेंगे तो चीजें खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, जिसके चक्कर में ग्लोबल इन्वायरमेंट, ग्लोबल इकोनॉमी पूरी गिर गई है। और ग्लोबल इकोनॉमी के गिरने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट ये दिखता है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करने का ज़्यादा सोच नहीं सकते, क्योंकि इकोनॉमी बहुत गिरी हुई है। तो ये सारे ग्लोबल, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हो गया या फिर कोई वर्ल्ड इवेंट हो रहा है, फीफा जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ये सब भी ग्लोबल बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये वाला पॉइंट 2.24 पे गिवन है, आप इसको भी फटाफट से रीड कर लेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं इन सबको समराइज कर दूं तो इसी को बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस। अगेन एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है किसी कंट्री के अंदर या किसी एरिया के अंदर या कहीं पे भी, तो आप वहां का जाके पहले पेस्टल एनालिसिस करेंगे। वहां पे जाके पेस्टल एनालिसिस करने से क्या फायदा होगा? वहां पे आपको डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, ये सब कंडीशंस का पता लगेगा। इसी के समराइज फॉर्म को बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस, जो कि पेज नंबर 2.25 पे लिखा हुआ है। ज्यादातर पार्ट देखा जाए तो इसके अंदर रीड करने वाला ही था। आपने सिंपली क्या करना है, ये वीडियो खत्म होने के बाद इन सारे टॉपिक्स को रीड कर लेना है। आपका पेज नंबर 2.25 आगे 2.27 तक ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट दोनों के दोनों इससे कवर कर लेंगे। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं चैप्टर नंबर 2 के फर्दर लेक्चर्स भी डालूंगा ताकि आप उनको भी देख सकें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक पुराने चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देखिए जाके मेरे चैनल के ऊपर, और टेस्ट सीरीज को भी जरूर दीजिए इकोनॉमिक्स एंड बीसीके की, ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आ पाए। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।